हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस फिजिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम कर रहे थे क्लास 9th का वर्क इन एनर्जी चैप्टर। इस चैप्टर पे एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉज क्या है? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि जितनी एनर्जी आज इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, आज से 1000 साल पहले भी उतनी ही एनर्जी प्रेजेंट थी यूनिवर्स में। न हम उसे क्रिएट कर सकते और न ही मैं डिस्ट्रॉय कर सकती इसको। सो फर्स्ट एग्जांपल है राइडिंग अ बाईसाइकिल। अगर कोई पर्सन बाईसाइकिल को राइड करता है तो उसमें वो एनर्जी कहाँ से मिली? उसने जो फूड इनटेक किया, जो फूड में जो केमिकल एनर्जी थी वही कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे वो बाईसाइकिल राइड कर पा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल में जो केमिकल एनर्जी थी, अगर हमने उसको बर्न किया तो वो जो केमिकल एनर्जी है वही कन्वर्ट हुई किस में? लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। थर्ड, ईटिंग फूड। हमने फूड को ईट किया, फूड में क्या है? केमिकल एनर्जी है। हमने केमिकल एनर्जी, तो हमारी बॉडी जो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिसिटी, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको ही कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी के अंदर। सेकंड, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है? जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी को ही हम हीट एनर्जी बोलते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिक फैन। क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उस फैन जो है वो रोटेट कर रहा ना, और कोई भी मूविंग बॉडी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सो फैन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट क्या होता है? देखो, एक डैम है जो कि एक हाइट पे है, उसमें वाटर स्टोर्ड है। अब अगर मैं इस डैम के गेट्स ओपन कर दूं तो वाटर जो है वो बहुत एक स्पीड से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। जैसे ही नीचे की तरफ स्पीड से फ्लो किया, इधर मैंने एक टरबाइन लगाया हुआ है। टरबाइन रोटेट किया, टरबाइन के पास ही, टरबाइन के साथ हमने एक जनरेटर अटैच किया है। अब ये जनरेटर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। देखो, जो वाटर है जो रेस्ट पे था हाइट पर, तो उस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, क्योंकि वो एक हाइट पर है और वो रेस्ट पर है। सो इस वाटर की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही मैंने गेट ओपन किया, वाटर मोशन में आया। मोशन में आते ही वाटर में क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी आई। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये इसकी वजह से जो है टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन रोटेट किया, टरबाइन रोटेट किया और साथ में ही हमने जनरेटर अटैच किया हुआ है। जनरेटर जो है वो उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। देखो, फर्स्ट पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, अब जब वाटर फ्लो किया, वाटर मूव किया, मोशन में आने पे काइनेटिक एनर्जी आई। अब इस काइनेटिक एनर्जी ने टरबाइन को रोटेट कराया, मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुई। अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के पास जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर जो है ये इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? सो हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी को पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर काइनेटिक को रोटेशनल काइनेटिक में, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ जनरेटर लगा होता है जो कि उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? ऐसे ही हमारे पास आता है एक प्लांट है थर्मल पावर प्लांट। ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। इस प्लांट में इधर बॉटम पे हमने कोल रखा, कोल को बर्न किया एक वाटर बॉयलर के थ्रू। बर्न करने के बाद स्टीम प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही स्टीम प्रोड्यूस हुआ, इधर हमने एक टरबाइन लगाया। ये टरबाइन रोटेट किया, टरबाइन के साथ ही मैंने जनरेटर अटैच किया। जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देगा। तो इधर क्या हुआ? कोल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई पहले थर्मल एनर्जी में, हीट हुई, स्टीम बना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यानी कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब ये थर्मल एनर्जी के पास ही मैंने टरबाइन लगाया है, जो कि टरबाइन के पास जनरेटर है। जनरेटर क्या करेगा? उस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सो केमिकल एनर्जी पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। सो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुई है, ना हमने उसे क्रिएट किया ना हमने उसे डिस्ट्रॉय किया।
तो एक टर्म आती है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब बॉडी मोशन में है तब जो उसकी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी रेस्ट पर है जब जो उसकी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होता है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एनर्जी कंजर्व रहती है मीन्स मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। सो प्रूफ देखते हैं हम इसका, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इधर क्या है देखो, एक हाइट पर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, हाइट पे रखी है। लेट कर लेते हैं ये हाइट जो है ये 60 मीटर की हाइट है। 60 मीटर की हाइट पर एक बॉल है, हमने उसे रिलीज कराया, सिर्फ फेंका विदाउट एनी वेलोसिटी, सिर्फ रिलीज हुई वो बॉल, ठीक है, नीचे की तरफ। तो पहले वो यहाँ पहुंची बॉल, फिर यहाँ और एंड में ग्राउंड पे। सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारे पास 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारे पास 20 मीटर है। क्लियर है? तो देखो अब पहले हम ये फर्स्ट केस मान लो, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, चारों केसेस का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसका टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ओके, सो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में बॉडी इस पोजीशन पे है, इस लेट करते हैं, इस बॉडी का जो मास है वो 2 kg लेट कर लेते हैं, मास जो है वो इस बॉडी का 2 kg है। तो फर्स्ट केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास 2 kg, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जब बॉल ऊपर से नीचे आके गिरती है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगता है जो कि 10 होगा। हाइट किस हाइट से फेंका, 60 की हाइट से। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 60 इंटू 2 120 इंटू 10 1200 जूल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्टार्टिंग पे ये बॉडी यहाँ पर है, मीन्स इस टाइम पे बॉडी रेस्ट पर है, मूव ही नहीं कर रही है। तो जब मूव नहीं कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। जब उसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, मूव ही नहीं कर रही, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। सो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, 1200 प्लस 0, दैट इज इक्वल्स टू 1200 जूल। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, मास 2 kg है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन 10 ही है। सेकंड केस में यहाँ तक, यहाँ पर है तो वो कितनी हाइट पर है, 20, इतनी हाइट पर, 20 प्लस 20 40 हाइट पर है, 40 इंटू 2 80 इंटू 10 800 जूल। इस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। सो हमारे पास मास हमें पता है बॉल का, पर हमें वेलोसिटी नहीं पता। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इनिशियली में मैंने बॉडी को रिलीज किया, मीन्स u क्या है, 0 है। सो v² इज इक्वल टू 2as। v² कितना होगा 2, एक्सेलरेशन कितना है 10, s कितना है, जब ये बॉडी सेकंड पोजीशन पे है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, इतनी 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। तो s की जगह मैं 20 पुट कर दूंगी। सो v² आएगा 20 इंटू 2 40 इंटू 10 400 v² आया, तो हाफ mv² कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, मास है 2 kg, v² आया 400, सो 2 से 2 कैंसिल, 400 जूल हो जाए। तो सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी हुई, 800 जूल प्लस 400 जूल,
800 जूल प्लस 400 जूल, टोटल 1200 जूल। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास कितना 2 kg, g कितना 10, h कितना, थर्ड केस में कितनी हाइट पर है वो 20 की हाइट पर है, 20 इंटू 2 40 इंटू 10 100, 400 जूल। काइनेटिक एनर्जी देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर कितना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, यू स्क्वायर 0, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s होगा। सो 2 k कितना है 10, s कितना है थर्ड पोजीशन पे, जब वो थर्ड पोजीशन पे है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 20 प्लस 20 40 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 इंटू 2 80 इंटू 10 800 जूल। सो वी स्क्वायर 800 जूल आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है 2 kg, वी स्क्वायर 800, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 800। सो पोटेंशियल एनर्जी 400, काइनेटिक एनर्जी 800। सो थर्ड केस में टोटल एनर्जी कितनी होगी 400 प्लस 800 दैट इज 1200 जूल। अब ऐसे ही फोर्थ केस को देखते हैं। फोर्थ केस में पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास कितना 2, ग्रेविटी एक्सेलरेशन 10, h कितना, फोर्थ केस में हाइट कितनी है 0, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। हमें पता है कि ग्राउंड लेवल पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सेम हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, 2 एक्सेलरेशन 10, यहाँ पर s कितना है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसने 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि टोटल 60। सो वी स्क्वायर आ जाएगा 60 इंटू 2 120 इंटू 10 1200। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ, मास कितना 2, वी स्क्वायर 1200, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1200। सो टोटल एनर्जी 0 प्लस 1200 दैट इज 1200 जूल। अब देखो चारों केसेस में टोटल एनर्जी 1200 जूल ही है, इधर भी 1200 इधर भी 1200 इधर भी 1200। इसे पता लगता है कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रह रही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। एक चीज़ और देखो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में 1200 था, सेकंड पे 800, थर्ड पे 400, फोर्थ पोजीशन पे 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वो एक हाइट से नीचे आता जा रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और काइनेटिक एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फिर काइनेटिक एनर्जी हुई हमारे पास 400, देन काइनेटिक एनर्जी हुई हमारे पास 800, देन 1200, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है 0 400 800 1200, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है एंड पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। सो एट द रिजल्ट दोनों का सम है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो कांस्टेंट है। सो यहाँ से बता सकते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों सेम स्टेयर पे चढ़ते हैं, एक जो है वो धीरे धीरे चढ़ रहा है, एक जो है वो जल्दी चढ़ रहा है, मतलब सेम काम को एक ने बहुत टाइम लगाकर किया और एक ने बहुत जल्दी किया, तो कौन पावरफुल हुआ, जिसने जल्दी किया वो पावरफुल हुआ। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, सेम वर्क को करने में जिसने कम टाइम लगाया उसकी ज़्यादा पावर। और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर्स की ऐसा यूनिट है वॉट, इसकी अनदर यूनिट है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट है। ओके, पावर का फॉर्मूला है वर्क पर यूनिट टाइम। पावर को हम पी से डिनोट करते हैं डब्ल्यू, वर्क को डब्ल्यू से एंड टाइम को टी से। सो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। पावर इज चेंज इन एनर्जी, पावर हमें पता है वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड है, सो पावर वर्क की जगह मैं एनर्जी लिखूँ तो पावर इज चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो पी इज इक्वल टू ई बाई टी, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक रह जाता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है। देखो हमने एनर्जी की ऐसा यूनिट देखी है, जूल होती है, इसकी सीजीएस यूनिट आउट होती है।
सो इसकी कमर्शियल यूनिट, व्हाट इज कमर्शियल यूनिट? कमर्शियल यूनिट क्या होती है? P is equals to W by T, which is equals to E by T. So P is equals to E by T. तो E क्या हुआ? P into T. E is equals to P into T. P की पावर है वॉट और किलोवाट, एंड टाइम की पावर है सेकेंड और आर. सो कमर्शियल यूनिट जो है वो एनर्जी की है वो किलोवाट आर है, kWh. सो 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. मतलब अगर हम देखते हैं कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स लगे होते हैं उसमें हम अगर हमारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया वो यूनिट्स के अंदर आता है, तो वो यूनिट क्या है? वो एक यूनिट जो है, उस एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आर. उस एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आर. क्लियर है? अगर हम कहें, अगर मैं कहूँ कि जो बिल है वो 7 यूनिट आया है, इट मीन्स 7 किलोवाट आर आया है हमारा बिल. ओके, क्लियर है? सो इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करेंगे. सो अब इस चैप्टर के नोट्स बना लें. इस चैप्टर के नोट्स के पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो आप वहाँ जाके इस चैप्टर की पीडीएफ देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करें. थैंक यू.